मारिया का देवर और देवरानी एक्सीडेंट में मर गए। इनका 6 साल का बेटा था जिसे मारिया के शोहर ने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी मारिया पर लगा दी। लेकिन मारिया इसका जरा भी ख्याल न रखती, इसे मारती रहती। वो सारा सारा दिन भूखा गंदे फटे कपड़े में रहता। ईद से एक दिन पहले मारिया बच्चों के साथ शॉपिंग पर गई तो देवरानी के बेटे को यतीम खाने छोड़ गई और खुशी खुशी ईद वाले दिन बच्चों को लेकर मैके चली गई। तो इसका बेटा छत पर चला गया। थोड़ी देर बाद अचानक सेहन से जोरदार आवाज सुनकर वो बाहर आई तो इसकी रूह लर्ज गई, क्योंकि सेहन में 7 साल उम्र हिचकियों से रो रहा था। जब मारिया का शोहर इसे अपने घर लेकर आया, मारिया ने बड़ी तीखी नजर से इसकी तरफ देखा था। मारिया के शोहर ने कहा, उमर बेटा, तुम्हारी चच्ची ही आज के बाद तुम्हारी अम्मी भी हैं। ये कहने के बाद उन्होंने मारिया को पुकारा और कहा कि इसे अपने सीने से लगाओ, इसे तुम्हारी ममता की जरूरत है। मौका ही कुछ ऐसा था कि मारिया इनकार नहीं कर सकी, वरना दिल तो इसका बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि किसी गैर की औलाद को अपने सीने से लगाए। लेकिन फवाद की बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए बेदिली से ही सही इसने उमर का बाजू पकड़ा और जरा सा अपने साथ लगाकर पीछे कर दिया। इस बेचारे के आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे। 3 दिन में कैसे इसकी जिंदगी की काया पलट कर रह गई थी। उमर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ बाप ने 7 साल तक खूब लाड उठाए थे, लेकिन एक हादसे ने सारी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। वो अपनी गाड़ी में मोटरवे पर सफर करते हुए इस्लामाबाद की जानिब जा रहे थे कि जब धुंध की वजह से सामने आने वाली गाड़ी को देख न सके और उमर के वालिद से गाड़ी संभाली न गई। सामने आने वाले ट्रक के साथ बहुत जोर से टकराई थी। गाड़ी टकराते ही उलट गई थी और उमर बेहोश हो गया। जब उमर को होश आई तो पट्टियों से लिपटा हुआ था। इसके पास इसका ताया बैठा रो रहा था। इसने उठते ही पूछा कि मेरी अम्मी अब्बू कैसे हैं ताया जी। ये सुनकर फवाद फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने भाई और भाविज को खो चुका था। बस भाई की निशानी ही बची थी। दोनों मियाँ बीवी हादसे के वक्त ही मर चुके थे। जब उमर को ये पता चला तो बेतहाशा रोने लगा। 2 दिन बाद ही इसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी। फवाद के साथ जब वो घर में दाखिल हुआ तो ताई के तेवर देखकर समझ गया था कि ताई कभी भी माँ बनकर नहीं दिखाएगी। इसके ताया अब्बा के भी 3 बच्चे थे। 2 बेटे जो उम्र से बड़े थे और एक बेटी थी, उम्र से 2 साल छोटी थी। मारिया की शुरू से ही अपनी देवरानी से कभी नहीं बनी थी। यही वजह थी कि शादी को अभी साल भी नहीं गुजरा था कि इसने फवाद के कान भरने शुरू कर दिए कि वो अब अलग हो जाए। वो किसी के साथ भी मिलकर नहीं रहना चाहती थी। दोनों भाइयों के वालिदैन हयात ना थे, इसलिए बड़े दुख से दोनों ने अलग अलग घर लेने का फैसला किया था। दोनों भाई एक दूसरे पर जान निछावर करते थे, लेकिन दोनों की बीवियों में बहुत अनबन रहती थी। वालिदैन के बड़े घर को बेचकर दोनों ने छोटे छोटे से घर ले लिए थे। कुछ अरसा तो फवाद का भाई इसी शहर में रहे, लेकिन फिर इसके भाई की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। उमर इस वक्त सिर्फ 4 साल का था जब वो फैसलाबाद में शिफ्ट हो गया। जब भी इसके भाई की छुट्टी होती वो बीवी और बच्चों को लेकर इस्लामाबाद या मरी चला जाता। ये भी एक ऐसा ही सफर था जो कि इनका आखिरी सफर बन चुका था। उमर हमेशा के लिए अपने ताया के घर आ चुका था। मारिया के दोनों बेटे बदतमीज किस्म के लड़के थे। मोहल्ले में भी इनका आए दिन हर किसी से लड़ाई झगड़ा होता रहता था और अब इनके एतकाब का निशाना उमर बन चुका था। जैसे ही उमर घर में आया तो फवाद ने एक कमरा सिर्फ उमर को दे दिया था। ये बात मारिया से हरगिज भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कहने लगी, फवाद तुम्हारा भतीजा क्या आसमान से उतरा है जो मेरे बेटों के साथ एक कमरे में सो नहीं सकता। ये कमरा मैंने मेहमानों के लिए खास रखा है। पूरे का पूरा कमरा सिर्फ एक अपने भतीजे को दे रही हो। मारिया का ये कहना था कि फवाद गुस्से से घूर कर देखने लगा। कहने लगा, तुम जानती हो ना कि उमर मेरे भाई की इकलौती औलाद था। इसे किसी के साथ भी कमरा शेयर करने की आदत नहीं है और हमारे घर में जब एक एक्स्ट्रा कमरा है तो तुम्हें क्या मसला है। मारिया को फवाद की बात चुप सी गई थी। इस वक्त वो चुप रही, लेकिन जैसे ही फवाद ऑफिस गया तो इसने इस दिन उमर को खाना ही नहीं दिया। अब भी उमर के पाँव में चोट थी, वो लंगड़ा कर चलता था। जब इसने देखा कि घड़ी पर 2 बज गए हैं, इसकी ताई ने इसे अभी तक नाश्ता तक नहीं दिया, तो वो बेचारा दीवारों को पकड़कर सहारे से लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर आया। कहने लगा कि ताई अम्मा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है तो दे दे। ये सुनना था कि मारिया गुस्से से किचन से बाहर निकली और चीख कर बोली, तुम्हारे बाप की नौकर लगी हूँ जो तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो। अरे तुम मर क्यों नहीं गए अपने माँ बाप के साथ।
न जाने हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए क्यों जिंदा रह गए। अब तुम्हारी खिदमत गुजारी करूं, तुम्हें ट्रे में रखकर नाश्ता पेश करूं। अपनी ताई की चिंगारती हुई आवाज सुनकर बेचारा खामोश हो गया। लंगड़ाते लंगड़ाते ही वो दीवार के सहारे से किचन तक पहुंचा था। फ्रिज खोलकर इसने दूध निकाला और एक गिलास में डालने लगा तो फौरन से मारिया का बड़ा बेटा आया और दूध का गिलास इसे छीन लिया। कहने लगा, मेरा बाप कमाता है, इसलिए इन सब चीजों पर हमारा हक है, समझे। इसने वो दूध का गिलास पकड़ा और गट गट करके 2 घूंट में सारा गिलास ही पी लिया। मारिया जब उमर के पास आई तो बेटे ने खाली गिलास उमर के हाथ में थमा दिया। कहने लगा, देखा अम्मा, कमाता हमारा बाप है और खाने के लिए ये बैठा है। पूरा गिलास भर कर दूध का पिया है। माँ ने फौरन से खाली गिलास उमर के हाथ से छीना। कहने लगी, खबरदार, जो तुमने आज के बाद खुद से कुछ खाया पिया तो निकलो यहाँ से। उमर कहने लगा कि ये झूठ बोल रहा है ताई अम्मा, मैंने कुछ नहीं खाया। दूध का गिलास तो इसने मुझसे छीन कर पिया है। ये कहना था कि मारिया ने खींच कर थप्पड़ उमर के मुंह पर मारा। कहने लगी, झूठ बोलता है, मेरे बेटे पर इल्जाम तराशी करता है। अभी तुझे आए हुए चंद दिन में नहीं हुए और आते ही घर में फसाद करना शुरू कर दिया। खैर, जाहिर सी बात है, जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी माँ को भी लड़ने का बड़ा शौक था और अब तुम जिंदा बच गए हो हमारी जान खाने के लिए। उमर ये सुनकर रोने लगा। माँ बाप को तो वो हर वक्त याद करता रहता था। अपनी माँ के बारे में इसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसे रोता देखकर मारिया ने इसका कान पकड़कर मरोड़ दिया। कहने लगी, खबरदार, जो तुमने ये ड्रामेबाजियां रात को अपने ताई के सामने की, वरना पूरा दिन तुम खाने पीने को तरसते रहोगे, समझे। आप जाओ यहाँ से, दोपहर के खाने से पहले मुझे यहाँ नजर ना आओ। ये कहकर मारिया ने इसे धकेल कर पीछे किया था। बेचारा पहले ही ठीक से चल नहीं पा रहा था। यूं धक्का खाने पर वो जमीन बोस हुआ था। अपनी चोटों पर दोबारा से दर्द की टीसें उठी थी। रोते हुए वो बड़ी मुश्किल से उठा और अपने कमरे में चला गया। दोपहर मारिया ने इसे बस एक सूखी रोटी ही दी थी और जरा सा सालन दिया था। रात को जब फवाद आया तो बहुत सारा फल अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि वो जानता था कि उमर फल बहुत शौक से खाता है। इसने पूरी टोकरी भरी और भतीजे के कमरे में फल रख दिए और उमर से कहने लगा कि तुमने ये फल लाजमी खाते रहना है। बाकी का फल इसने मारिया और बच्चों को भी दिया, लेकिन मारिया को बस वही फल ठटक रहा था जो इसने उमर को दिया था। फवाद उमर के पास बैठ गया और इसको सेब काट काट कर अपने हाथ से खिलाया। इसको अपने सीने से लगाया। कहने लगा कि तुम कभी ये ना सोचना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। जब तक मैं हूँ, तुम्हारी ताई है, तुम्हें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। ये सुनना था कि बरजस्ता उमर की नजर मारिया पर पड़ी। मारिया ने बड़े खतरनाक तेवरों से इसे देखा था कि वो बेचारा सहम सा गया। चाहते हुए भी वो फवाद को ये नहीं कह सकता था कि मारिया इसके साथ दिन भर कैसा सलूक करती है। जैसे ही उमर के जख्म ठीक हुए, फवाद ने इसे इसी स्कूल में डाल दिया जहां इसके बेटे पढ़ते थे। हालांकि मारिया की ख्वाहिश थी कि वो एक मामूली से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और ये बात इसने फवाद से कही भी थी, लेकिन फवाद ने इसे बुरी तरह से डांट दिया। कहने लगा, उमर मेरे बच्चों की तरह है, और वही खाएगा जो मेरे बच्चे खाते हैं, वो वही पढ़ेगा जहां पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तुम ये मत समझना कि मैं इसमें और अपने बच्चों में कभी भी फर्क करूंगा। मारिया रोज स्कूल के टिफिन में बच्चों को मजे मजे के खाने डालकर देती और उमर के टिफिन में पत्थर डाल देती ताकि वो वजनी लगे। जब वो टिफिन खोलता तो आंसू बहाने लगता। इसे अपनी माँ याद आने लगी कि इसके लिए सुबह सुबह उठकर इसकी पसंद की चीजें बनाकर टिफिन में डाला करती थी। जब हाफ टाइम का वक्त आया तो वो भूखा प्यासा एक कोने में बैठ गया। इसके पास मारिया की छोटी बेटी, जो कि अभी KG 1 में पढ़ती थी, अपना टिफिन लेकर इसके पास आ गई। इसने अपना टिफिन उमर को दे दिया। कहने लगी, उमर भाई, आप खा ली, मुझे भूख नहीं है। इसने कहा, क्यों फातिमा, तुम्हें भूख क्यों नहीं है, ये तुम्हारा टिफिन है, तुम खाओ। फिर वो उमर के बराबर में बैठ गई। कहने लगी, मुझे पता है, मामा ने आपको टिफिन में पत्थर डालकर दिए हैं। मैंने खुद देखा था, मामा गंदी हैं। रोजाना मेरे टिफिन से खाना खा लिया करो, मुझे इतनी भूख नहीं लगती। ये सब जाया ही होता है। वो 5 साल बच्ची उम्र के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखती थी। उमर के बार बार इनकार करने पर भी इसने जबरदस्ती इसे अपना खाना खिलाया था। अगर इस घर में कोई इसका हमदर्द था तो फवाद के बाद फातिमा थी। मारिया अब जरा जरा सी बात पर उमर को थप्पड़ मारने लगी थी और उमर चाहकर भी अपने ताया को कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि ताई ने इसे डरा कर रखा हुआ था। अगर इसने कुछ भी बताया तो इसकी ताई इसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी।
वो तो लाड प्यार में पला बड़ा बच्चा था। भला कहाँ इन सख्तियों का आदी था, ना ही लोगों के सख्त रवैयों से आशना था, और जानता था कि अब दाया और ताई के अलावा इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। अगर वो बिलफर्ज अपनी ताई के खिलाफ जाकर ताया को कुछ बता भी देगा तो ताया क्या करेंगे? इसे रहना तो फिर भी इसी घर में ही पड़ेगा। ताया तो सारा दिन घर से बाहर होते हैं, फिर वो इस घर में सांस लेना भी मुश्किल कर देंगी। ये सोचकर उमर खामोशी से सब कुछ सहने लगा था। एक रोज वो अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा था, जब इसका बड़ा कजन कमरे में चला आया और आकर उमर से कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो। उमर ने एक बेजार सी नजर अपने कजन पर डाली और कहने लगा होमवर्क कर रहा हूँ। इसका कजन कहने लगा छोड़ो अपने होमवर्क को, पहले मेरा काम कर दो। कल अगर मैंने टीचर को चेक ना करवाया तो मुझे मार पड़ेगी और वो मेरे पापा को भी स्कूल में बुलवा लेंगे। जब उमर ने ये सुना तो यकटुक अपने कजन को देखने लगा, कहने लगा कि मैं नहीं लिख सकता, मेरा अपना होमवर्क बहुत ज्यादा है। इसका इनकार सुनना था कि इसके कजन को गुस्सा आ गया। अगले ही पल इसने उमर की कॉपी उठाई और फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दी। हर एक सफा फट चुका था। उमर ये देखकर रोने लगा। एन इस वक्त फवाद भी घर में आ चुका था। फवाद के कमरे में पहुंचने से पहले ही मारिया कमरे में आई और सारा मंजर देखकर खुद ही कहानी घड़ चुकी थी। उमर के रोने की आवाज सुनकर फवाद इसे सीने से लगाकर पोंछने लगा। सामने फटी हुई कॉपी थी। फवाद ने गुस्से से घूर कर अपने बड़े बेटे को देखा और चिल्लाकर कहने लगा ये कॉपी किसने फाड़ी है? क्या तुमने इसकी कॉपी फाड़ी है? इससे पहले कि उमर बोलकर कुछ बताता फौरन मारिया बोल उठी और कहने लगी कि मैंने आपसे कहा था ना, इसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दें, ये पढ़ाई में बड़ा ही नालायक है। यही तो इसकी हरकतें हैं, देखिए ये होमवर्क करने की बजाय अपनी कापियां फाड़ रहा है। तभी मारिया का बड़ा बेटा कहने लगा कि मैं तो इसे इसलिए डांट रहा था कि तुम क्यों कापियां फाड़ रहे हो, अब कल तुम्हें टीचर से अलग डांट पड़ेगी। मगर ये उल्टा बुलंद आवाज में रोने लगा। अब क्या मैं बड़ा भाई होने के नाते इसे कुछ समझा भी नहीं सकता? मारिया का बड़ा बेटा चेहरे पे इंतहाई मासूमियत सजाकर बोला था, जिसे देखकर फवाद के माथे पर बल पड़ गए। इसने उमर को उससे जुदा किया और माथे पर बल डालकर कहने लगा, उमर बेटा, ये तो बड़ी गलत बात है। आपने ये कॉपी क्यों फाड़ी? कल आपने टीचर को काम नहीं चेक करवाना था। मैं तो आपको बड़ा ही अच्छा बच्चा समझता था। अब आपकी यही सजा है कि आप अपना सारा होमवर्क नई कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। उमर को तो कुछ कहने का मौका ही ना मिला था। इसने पहले ही इतनी मुश्किल से अपना सारा होमवर्क लिखा था और अब अपनी पूरी कॉपी लिखना इसके लिए दुश्वार था। सभी इसके कमरे से जा चुके थे। आज मारिया ने कमरे में ही इसके लिए खाना भिजवा दिया था। इसने खाना ही ठीक से ना खाया और कॉपी पर दोबारा से अपना होमवर्क लिखना शुरू कर दिया। लिख लिख कर इसकी उंगलियों पर छाले बन चुके थे। इसकी आंखों से आंसू तवातर से बह रहे थे। इसने अपने सामने अपने माँ बाबा की तस्वीर रखी हुई थी। जब भी इसकी नजर तस्वीर पर पड़ती तो वो सिसक सिसक कर रोने लगता। यूं ही रोते रोते न जाने रात के किस पहर इसकी आंख लग गई। इसका वजूद बुखार में तप रहा था। स्कूल का वक्त हो चुका था मगर उमर अभी तक बाहर न आया। मारिया जो जलाकर इसके कमरे में गई। कमरे में आते ही गुस्से से कहने लगी, मैं क्या तुम लोगों की नौकर हूँ जो नाश्ता भी बनाऊं और फिर आकर तुम्हें उठाऊं भी? उमर के बच्चे, आइंदा अगर तुम लेट आए तो तुम्हें सुबह नाश्ता भी करने को नहीं मिलेगा। उमर अभी तक यूं ही मेज पर सर रखे कुर्सी पर बैठे सो रहा था जब मारिया आगे बढ़ी और इसके हाथ में इसके माँ बाप की तस्वीर देखी। इसे तो वैसे ही अपनी देवरानी से चिढ़ थी। अगले ही पल इसने इसके हाथ से तस्वीर ली और फर्श पर फेंक दी। तस्वीर का फ्रेम टूट कर किरची किरची हो चुका था। टूटने की आवाज सुनकर उमर फौरन बौखलाकर उठा। जब नजर माँ बाप की तस्वीर पर गई तो फौरन कांच के टुकड़ों से अपने वालिदैन की तस्वीर निकालने लगा, मगर ऐसा करते हुए इसके हाथ भी जख्मी हो चुके थे। मगर यहाँ पर वाह किसे थी? इसके जख्म पर मरहम लगाने वाले तो इस दुनिया से जा चुके थे। वो रोते सिसकते हुए स्कूल गया था और यही दुआ करने लगा कि मामा पापा, अगर आप लोगों ने मुझे यूं ही छोड़कर जाना था तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। यूं ही वक्त गुजरता चला गया मगर मारिया का जुल्म सतम कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। वो किसी तरह इससे जान छुड़वाना चाहती थी। फवाद के सामने तो फिर इसका रवैया कुछ बेहतर होता, मगर इसके जाते ही वो जल्लाद बन जाती थी। बड़ी ईद करीब थी और मारिया के तीनों बच्चे कई रोज से शोर मचा रहे थे कि हमें शॉपिंग पर लेकर जाया जाए, हम अपनी मर्जी की शॉपिंग करना चाहते हैं। मारिया भी खुश थी कि इस इतवार को वो लोग शॉपिंग पर चलेंगे।
फवाद मुस्कुरा कर कहने लगा कि जैसे मेरे दोनों बड़े बेटों की चीजें खरीदोगी, वैसे ही मेरे छोटे बेटे उमर के लिए भी खरीदारी करना। तो मारिया के माथे पर बल तो पड़े, मगर इसने हाँ में सर हिला दिया। ईद के रोज फवाद को किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। ये सुनकर मारिया भी थोड़ी अफसुर्दा सी हुई थी कि इस ईद पर वो और फवाद साथ नहीं होंगे, मगर काम भी जरूरी था। इसने वादा किया कि जब वो वापस आएगा तो इन्हें एक लॉन्ग ट्रिप घुमाने फिराने के लिए ले जाएगा। मारिया ने अपने बच्चों के लिए तो शॉपिंग की थी, मगर इसने उमर के लिए एक चीज भी ना खरीदी। एक हफ्ते में ही इसकी हालत बदतर हो चुकी थी। अब तो फवाद भी कई रोज से घर न आया था। उमर की हालत को देखकर ही लोग समझते थे कि इस घर का बेटा नहीं, बल्कि कोई मुलाजिम है। बिखरे बाल और चेहरे पर नीलों के निशान, जो कि मारिया के थप्पड़ों की वजह से बढ़ चुके थे। वहीं इसके फटे पुराने कपड़े, जो कि उमर को धोने भी खुद ही पड़ते थे। मारिया बड़ी ईद अपने मेके में ही किया करती थी। इसने अपने बच्चों को तैयार किया और उमर से भी कहा कि तैयार हो जाओ। उमर तो खौफजदा था कि कहीं ताई अम्मी इसे यही न छोड़कर चली जाए, मगर इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि वो भी सबके साथ ताई अम्मी के मेके जाएगा। वो सब ही ईद से एक रोज पहले तैयार होकर मेके जाने के लिए रवाना हो गए। तभी गाड़ी जाकर एक इमारत के बाहर रुकी। बच्चे हैरत से माँ को देखने लगे कि यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकी है। तो मारिया मुस्कुराई और कहने लगी कि बच्चों, जहाँ हम जा रहे हैं वो तो तुम लोगों का नन्हेयाल है। उमर का तो वहां पर कोई रिश्ता नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि ये ईद उमर अपने ननिहाल वालों के साथ बिताएगा। उमर ने ये सुना तो हैरत से अपनी ताई अम्मा को देखने लगा। जहां तक इसे खबर थी, इसकी मरहूम वालिदा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और अब इसके ननिहाल में कोई भी हयात ना था। तो फिर ये किस ननिहाल की बात कर रही थी? मगर इसके बावजूद वो खामोशी से मारिया का हाथ पकड़कर उतरा और मारिया इसे इस इमारत के अंदर ले गई, जहां पर इस जैसे कई बच्चे मौजूद थे। वो यतीम खाना था जहां पर मारिया उमर को छोड़कर वापस आ चुकी थी। कहने लगी कि जब फवाद वापस आए तो कह दूंगी कि उमर घर से भाग गया है। बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर कहीं नहीं मिला। इसकी सफाकियत पर इसके बेटे तो इसके साथ थे, मगर इसकी छोटी बेटी को ये सब बहुत बुरा लगा था। वो रोने लगी थी कि उमर भाई को वापस लाया जाए, मगर मारिया ने इसे भी डांट कर चुप करवा दिया। मेके जाकर मारिया तो सब कुछ भूल चुकी थी। इसे तो याद ही नहीं था कि उमर नाम का इसका कोई भतीजा भी था। ईद का रोज आया तो हर सू गहमा गहमी थी और खुशियां थी। बच्चे खेल कूद में मगन थे। जब इसके दोनों बेटे छत पर खेलने के लिए गए, थोड़ी देर ही गुजरी थी कि तभी सेहन से चीखने की और फिर कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। ये सुनकर तो सबके होश उड़े थे। फौरन भागकर सेहन तक आए। सेहन में आकर जब मंजर देखा, मारिया की तो चीखें निकल चुकी थी, क्योंकि इसका बड़ा बेटा छत से गिर चुका था। इसका सर फट चुका था और खून बहकर फर्श पर फैल रहा था। ये मंजर देखकर तो इससे सांस लेना भी दूभर हो गया। फौरन इसके बच्चे को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। फवाद को इत्तला दी गई तो वो सारे काम छोड़कर फौरन वापस चला आया। बेटी की हालत देखकर मारिया को झड़कने लगा। कहने लगा कि तुमने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा? आखिर क्यों इन्हें छत पर जाने दिया? फवाद की तो हालत ही बुरी हो चुकी थी। अभी वो मारिया से झगड़ ही रहा था कि जब डॉक्टर बाहर आए और आकर इनसे कहने लगे कि हम माजरत ख्वाह हैं, हम आपके बेटे की जान नहीं बचा सके। ये सुनना था कि मारिया कश खाकर गिर चुकी थी। वही फवाद भी सख्ती की कैफियत में गिर चुका था। इन्हें तो ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि ईद के मौका पर इनका बेटा यूं इन्हें छोड़कर चला जाएगा। इनकी तो हालत ही खैर हो चुकी थी। बेटे को दफना दिया गया, मगर कई रोज तक दोनों मियाँ बीवी और बच्चों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनका बड़ा बेटा इन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। जब कुछ होश संभला तो फवाद ने आसपास नजर दौड़ाई। इसे उमर इन 3-4 दिनों में कहीं भी नजर नहीं आया था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर उमर किधर है। इसने जब इस बारे में मारिया से सवाल किया तो मारिया फूट फूट कर रोने लगी, खुद को पीटने लगी, बाल नोचने लगी। कहने लगी कि सब कुछ इसी वजह से तो हुआ है। आज मुझसे मेरी अपनी औलाद छिन गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किस कदर जालिम माँ थी। मैंने इस मासूम बच्चे पर कितना जुल्म किया। वो तो खामोशी से मेरा हर जुल्म और बातें सहता रहा, मगर अब खुदा ने मुझसे मेरी ही औलाद छीन ली। फवाद पहले तो कुछ समझ न सका, मगर फिर मारिया खुद ही मुंह से बोलकर सब कुछ सच सच बताने लगी। ये सुनकर फवाद का पारा हाई हो चुका था। इसने जन्नाटे दार थप्पड़ मारिया के चेहरे पर मारा
और कहने लगा कि तुमने ऐसे करने की जुर्रत भी कैसे की। देख लिया है एक यतीम बच्चे पर जुल्म करने का नतीजा। आज तुम्हारी अपनी औलाद ही तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। इसी रोज वो दोनों यतीम खाने गए और उमर को वापस अपने घर ले आए। मारिया घुटनों के बल बैठकर उमर से माफी मांगने लगी तो उमर ने ताई अम्मी को माफ कर दिया। यतीम खाने के माहौल ने इसके जहन पर गहरा असर डाला था, मगर जब ताई अम्मी का प्यार, फातिमा और बड़े भाई की मोहब्बत देखी तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। इसे यकीन आ चुका था कि सब कुछ बदल चुका है, जबकि ताई अम्मी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।